हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और कल हमारा जो पेपर था आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो आरपीएससी का सबसे टफेस्ट लेवल अगर है उसको माना जा सकता है इस बार वाला। ठीक है। और धीरे धीरे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब मैं आपको वीडियो लेक्चर सीरीज ले रहा था जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आरपीएससी ने अपना लेवल बढ़ा लिया है, तो हमें एक लेवल आगे चलना पड़ेगा। कंसेप्ट जितने थे वो सारे सारे मैंने करीब करीब कवर कर लिए थे। जो भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए पैटर्न पे या नई चीज़ जो बनती है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। बाकी लगभग लगभग जो पैटर्न था वो क्वेश्चंस का वो मैंने आपको कवर कराया। मैं बताता भी रहूंगा कि ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्टली मैंने वीडियो में करवाए, वो डायरेक्टली वैसे के वैसे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ये वीडियो लेक्चर 3-4 वीडियो लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है कि अपन 3 साढ़े 3 घंटे का एक पूरा, क्योंकि जब आपको समझाना होगा क्वेश्चन को सोल्यूशन, तो सोल्यूशन करना एक अलग चीज़ होती है। 3 घंटे में पूरा पेपर किया जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए समझा के करना तो उसमें 5-6 घंटे लगते हैं। तो 5-6 घंटे का मैं वीडियो लेक्चर नहीं बना के मैं आपको 30-30 40-40 क्वेश्चन जो है इसमें पेपर मेरे पास जो भी आया सीरीज, मुझे पता नहीं कौन सी है इसमें, तो आप उसको देख लेना अपने हिसाब से। और क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ सारे के सारे जितने भी हैं अपने पास, है ना। तो आप अपने उस क्वेश्चन को उससे मिला लेना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है वो है आपके पास कि एक समान, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों की जो कटिंग है वो आपकी जब वीडियो लेक्चर की आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्वेश्चन। ये है कि एक समान विमा की दो छड़ें जिनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y1 व y2 है, सिरे से सिरे तक जुड़ी हुई है। ठीक है, संयुक्त छड़ का तुल्य प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें आपको गिवन क्या है वो देखिए सबसे पहले। ठीक है, फ्रेम का देख लेते हैं। हाँ, फ्रेम में है। तो गिवन क्या है कि आपके पास दो छड़ हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक ये पहली छड़ हो गई, इसको आपने दूसरी छड़ यानी कि रोड से इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। ठीक है, एरिया दोनों का, क्योंकि इन्होंने क्या किया, डायमेंशन दोनों की सेम है, यानी कि विमाएं दोनों की सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लेंथ L1 की बात करें तो ये L2 के बराबर है, तो इसको मैं L मान लेता हूँ। क्वेश्चन में गिवन जो है मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, गिवन लिखना जरूरी है, गिवन लिख दिया हमने। देन उसके बाद एरिया जो है वो दोनों का सेम है, क्योंकि इन्होंने क्या, डायमेंशन सेम है तो एरिया भी दोनों का सेम है। लेकिन वाई जो है, क्योंकि अब क्या है, इन्होंने ये नहीं कहा कि पदार्थ सेम है। पदार्थ सेम होता तो वाई क्या होता है, सेम होता, लेकिन पदार्थ सेम नहीं। इसका मतलब इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो y1 क्या हो जाता है, वो हो जाता है एफ L1 अपॉन ए डेल्टा। ठीक है, प्रतिबल यानी कि प्रतिबल अपॉन विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकालते तो वो हमारा फॉर्मूला ये बनता है। सिमिलरली अगर y2 के लिए हम देखें तो y2 क्या बन जाएगा, एफ L2 अपॉन ए डेल्टा L2। ठीक है, अब आते हैं, जब दोनों रोड को एक साथ आपने जोड़ दिया है उस केस में क्या होगा। जब आपने दोनों रोड को एक साथ जोड़ दिया और फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ लग रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें ये है कि रोड जो है वो मासलेस है, ये इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये मान के चलना है अपने को। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर मैं y निकालूंगा तो y क्या हो जाएगा, तो इस लेंथ देखिए कि जब आप इसको F फोर्स लगाते हैं तो इसकी लेंथ में कितना चेंजेज हुआ, डेल्टा L1, इसमें कितना हुआ, डेल्टा L2। तो आप जब y लिखेंगे टोटल मिला के तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स, यानी कि ये मिल जाएगा आपको सेम। प्रतिबल आपका सेम है, प्रतिबल आपका क्या है, दोनों में सेम। ये भी मैंने ए लिख दिया इन दोनों को, है ना। चलो मैं इसका ऐसे करूँ तो ये A1 और इसको A2 कर दूँ, बाद में उसको A और L दोनों मैं एक साथ लिख दूंगा। फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया। एरिया जो है देखो, ये जो रहेगा A1 A2 तो सबका सेम है, तो ये मैंने ए लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, आगे चलिए। फिर है लंबाई में कितना चेंज होगा, तो आप देखिए इस टोटल मिला के इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो टोटल मिला के इसकी लेंथ हो गई L1 प्लस L2 हो गई। ठीक है, और जो आपके पास चेंजेज हुआ लेंथ में वो कितना हुआ, डेल्टा L1 इसमें हुआ, डेल्टा L2 इसमें हुआ, तो कुल मिला के डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपको गिवन है सारा का सारा। ठीक है, तो कैसे करें, तो आप इसको सोल्व करना है अपने को। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ डेल्टा L1 और L2 की। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा L1 निकालता हूँ तो डेल्टा L1 क्या निकलेगा मेरा, यहाँ से देखिए डेल्टा L1, क्योंकि मुझे इसमें सारी की सारी इक्वेशन y1 और y2 में चाहिए। ठीक है, तो y1 y2 में निकालते हैं, तो डेल्टा L1 इक्वल टू कितना हो गया, तो डेल्टा L1 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एफ L1 अपॉन A1 y1। सिमिलरली यहाँ से मैं देखता हूँ तो डेल्टा L2 निकाल लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा, एफ L2 अपॉन A2 y2। दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो जैसे आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन बन गई एफ अपॉन ए, ये बाहर चल रहा है पूरा। ठीक है, L1 और L2 दोनों इक्वल है, इसको L लिख देंगे तो क्या होगा, L प्लस L 2L हो गया, तो इसको मैं 2L लिख देता हूँ सिंपली, है ना। तो कितना हो जाएगा 2FL अपॉन, ये A चल रहा है तो इसको A लिख दिया। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें भी मैं कर लेता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, FL अपॉन A y1, और ये हो जाएगा F
ए अपॉन, ठीक है, y2, दोनों सेम है ना, इसलिए ये हो गया। यहाँ आप रख दीजिए इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो देखिए डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू कितना आ गई, यह जाएगा एफ एल अपॉन ए y1 प्लस एफ एल अपॉन ए y2। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो एफ अपॉन ए और एल ये सब कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बाहर आएंगे, जैसे दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1 अपॉन y1 प्लस 1 अपॉन y2, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। एफ एल अपॉन ए कॉमन आएगा बाहर, ए से ए कैंसिल आउट, एफ एल से एफ एल कैंसिल आउट, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, फाइनली ये एलसीएम लेंगे, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2, ठीक है। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, आपके जो मेरे पास जो सीरीज है उसके अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है अपने पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पे दे रखा है 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो हमें करवाया नहीं इस तरह का। अब आपको दिमाग ये लगाना कि देखो, जब आपको ये कंसेप्ट बता दिया गया कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी वो क्या है, उसका फॉर्मूला मुझे पता है। जब ये चीज जुड़ती है, अब ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स ले लिया, एमएससी कर चुके, तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि जब दो रोड को जोड़ दोगे, ठीक है, जोड़ने पे अगर यहाँ फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। एरिया उसने सेम कह रखा है, डायमेंशन बोलने का मतलब क्या हुआ, जब उसने ये कह दिया कि दोनों की विमा सेम है, इसका मतलब एरिया और उसकी लंबाई दोनों क्या है, सेम है, तो सेम कर लिया, उससे आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये लिखा है कि यदि आर गोले की त्रिज्या को निरूपित करता है, आर गोले की त्रिज्या को निरूपित करता है, तो कठोर गोले से प्रकीर्णन के लिए अवकलीय अनुप्रस्थ काट, यानी कि इसने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो पूछा है। ये आपके क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, एमएससी का क्वेश्चन है, और इसका सीधा सीधा ऑप्शन जो आता है सेकंड वाले का, वो आएगा 4πr², ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी, जो आपने अगर मान लीजिए आर रेडियस का कोई गोला है, कोई स्फेयर है, तो उसका नॉर्मल एरिया कितना होता है, πr²। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं स्कैटरिंग के अंदर, तो स्कैटरिंग में कितना होता है, वो 4 टाइम्स हो जाता है। ये इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है, तो जिसको एमएससी जिन्होंने अभी या तो रिसेंटली करी है, या फिर जिनको क्वांटम मैकेनिक्स का अच्छा नॉलेज है, वो इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। बाकी इसमें πr² लिख के आएंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 4πr² होता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, इसमें ना मेरे क्वेश्चन जो हैं वो आगे पीछे हो रखे हैं, क्योंकि इसमें बीच में आप मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो उससे अपने साइको से रिलेटेड है, तो वो तो मुझे आते नहीं, तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ। जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास वो आप मिला लीजिए, इसका आंसर मिला लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आगे हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा, एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी को आर एल लोड प्रतिरोध के साथ प्रेरकत्व से जोड़ रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आर एल जो है वो लोड प्रतिरोध है, और एक एल प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टर है, उस एल से इसको जोड़ रखा है। तो कौन सा है, श्रेणी वाला। ये कौन सा है, सीरीज इंडक्टर जो है वो फिल्टर है उसके अंदर, सीधा सीरीज इंडक्टर वाला, ठीक है। अब सीरीज इंडक्टर के अंदर भी देखो इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन में बनाया है, और ये भी क्या है, कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा दिमाग, अगर आपको नहीं भी आता ना ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग लगा कि इसको सोल्व कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के साथ जोड़ा गया है विशिष्ट वोल्टता का शिखर मान, जो आपके पास वोल्टता है, उस वोल्टता का शिखर मान कितना है, ये दिया आपको पीक वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू आपको गिवन है। उसके बाद ये कहा गया है कि इसकी कोणीय आवृत्ति दे रखी है, यानी कि इसकी जो कोणीय आवृत्ति इनपुट वाले की कितनी है, ओमेगा है, ठीक है। तो लोड धारा के प्रत्यावर्ती घटक का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है एसी। जब हम इसमें पढ़ते हैं आरएमएस वैल्यू किसके, एसी इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो एसी वाली करंट आपको यानी कि ये फाइंड आउट करनी है, आईआरएमएस, ठीक है। तो देखिए जब आपने ये पढ़ा होगा तो दो चीजें हैं कि अगर आपने ध्यान दिया होगा किसमें, इसका फूरियर सीरीज जो है उसकी, अगर आपने बीएससी की बुक्स में अच्छे से पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, जब भी ये यूज करते हैं इंडक्टर वाला केस, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, उसके अंदर आप जो है वो यूज लेते हो सीरीज वाला केस, ठीक है। तो सीरीज वाला केस क्या होता है, सॉरी फूरियर सीरीज से आप क्या निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो फूरियर सीरीज से जब आप वैल्यू निकालते हैं तो आपको यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करती। जो सेकंड जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, वो मिलती है आपको 4Vm/3π, ठीक है। और यहाँ आपको मिलता है cos 2 ओमेगा टी, क्या मिलता है, सेकंड जो वैल्यू आप अगर देखेंगे जिसको हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, वो आपको ये मिलती है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, यही वैल्यू आपको मिलती है। और फर्स्ट जो वैल्यू मिलती है इसमें, वो भी लिखते हैं फूरियर सीरीज में, वो क्या मिलती है, वो मिलती है 2Vm अपॉन माइनस के अंदर चलता है 2
वी एम अपॉन, और ये रहती है पाई। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये क्या मानते हैं इसको, ये पहली जब फूरियर एक्सपेंड करते हैं उसको फूरियर सीरीज को, तो ये क्या होती है उसमें, ये होती है डीसी वैल्यू, और ये जो फर्स्ट वाला जो केस है उसे हम कौन सी मानते हैं, ये एसी वैल्यू मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज का एसी वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली उसकी एसी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए इसका जो टोटल मिला के ये मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, 4Vm अपॉन 3 पाई। ठीक है, क्या मिलेगा, 4Vm अपॉन 3 पाई मिलेगा। ठीक है, तो अब आप उसको ऑप्शन में देखिए पहले तो कि ये ऑप्शन कौन सा है, तो इसके अंदर 4Vm बाई पाई वाला है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन और इसके अंदर जो रखा था। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, आरएमएस। आरएमएस में क्या होता है, √2 से कोई चीज डिवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब क्या वैल्यू मिलेगी आपको, जो VAC मिलेगी, या सॉरी आई आरएमएस मुझे निकालना है, उस आई आरएमएस में वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा 4Vm अपॉन 3 पाई और 1/2, ये किसकी वजह से, आरएमएस वैल्यू की वजह से। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इसके अंदर क्योंकि आपको क्या है वोल्टेज, तो करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप देखिए इसके अंदर आर और एल दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। जब आर एल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आप उसको क्या लिखते हो, जेड। जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट, ये लिखते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, हाँ आर स्क्वायर, तो इसमें आर एल लिया तो अपन भी आर एल ले लेते हैं इसको। ठीक है, उसके साथ ऑप्शन में आ रहा है साथ में कि यहाँ क्या होगा, ये आप समझ लेना ये। अब आप देखो नॉर्मली जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट क्या थी, इनपुट में था जैसे हम इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए ई दे रहे हैं, तो वो कितना होगा, ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई एम क्या था, साइन ओमेगा टी, लेकिन आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में वो डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी। कैसे, तो आप देखिए जब आप इनपुट दे रहे हैं तो इस तरह का इनपुट है, आउटपुट फुल वेव में कैसा मिलता है, इस तरह का। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये इसकी क्या थी, टाइम पीरियड थी। अब क्या हो रहा है, यानी कि एक सर्कल जो कंप्यूट हो रहा है वो यहाँ कंप्यूट हो रहा है, यानी कि दो आपके पास, एक तो इसमें मैक्सिमा और एक मिनिमम, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमा, इन दोनों से मिलकर एक सर्कल पूरा हो रहा है। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ये सर्कल यही कंप्यूट होगा, फिर से वेव यहाँ स्टार्ट होगी, यहाँ होगी। तो इसका मतलब इसमें अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा होगी। ठीक है, जब ये 2 ओमेगा होगी, इसका मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है आपके पास ओमेगा एल, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो ओमेगा एल होता है, लेकिन यहाँ ओमेगा अपने पास कितना है, 2 ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट। तो ये क्या मिला आपको, ये मिला जेड। तो करंट क्या होती है, वी अपॉन जेड, तो इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या बन गई, आर एल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, ये ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो अब आपको इसको ऑप्शन करने के दो तरीके थे, है ना। क्या कर सकते थे कि आपको पहले तो ये पता होता ही है, ठीक है, ये पता होता ही, जिसको कंसेप्ट पता है, सॉरी ये इसको पता होता ही होता है कि इसमें ओमेगा जो है वो क्या होती है, जब आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते तो डबल हो जाती है। यही अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो क्या होता है, ये होता ही नहीं, तो ये पूरा एक सर्कल हुआ ना यहाँ तक, है ना, फिर वापस आगे रिपीट हो, तो इसमें ओमेगा चाहिए, तो यहाँ फिर क्या आता है, ओमेगा आता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें 4 ओमेगा नहीं आता या 2 ओमेगा नहीं होता, उसका स्क्वायर नहीं करते अपन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, इसके अंदर मुझे जो ये दे रखा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन ये राइट होगा करंट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगे कि चीजें की जा सकती है ना, अपन मतलब तुक्का भी लगाए ना, तो अगर फिजिक्स पढ़ी हुई है और आपने थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा हुआ तो आप तुक्का भी ढंग से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब ये जो है आपकी किताब में डायरेक्टली भी नहीं है, ये फॉर्मूला जो है इन्होंने जो है डिराइव कर रखा है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है शायद ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया है, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स के मैंने सिर्फ 4 वीडियो बनाए और लगभग सारे क्वेश्चन उसमें से पढ़े हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि जो ढंग से पढ़ के गया है वो आराम से मेरे वीडियो से आराम से इसके अंदर जो है 100 के आसपास क्वेश्चन तक आराम से पहुंच सकता है। ठीक है, 120 में से फिजिक्स वाले में। तो आप देखो इन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि एक तो 64 CU 29, ठीक है, इसके लिए जो रेडियस दी है, इसे R1 ले लेता हूँ, वो R1 दी है 4 × 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि इसकी जो रेडियस है 27 mg12, इसकी रेडियस R2 है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आप जाइए, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R जो होता है वो होता है R0 a to the power 1/3। ठीक है, और मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, और ये भी कहा था मैंने साथ में कि R0 की आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपको एक ऐसा चीज देंगे जिससे आप R0 फाइंड आउट करोगे, देन उसके बाद उसको वैल्यू रखोगे। तो इसके लिए मैं R0 फाइंड आउट करता हूँ पहले इससे, तो क्या मिल जाएगा, R कितनी है, 4 × 10⁻13 सेंटीमीटर है, वो लिख दूंगा बाद में मैं ना, इक्वल टू R0, ये R0।
अब इसके लिए a कितना है, a है 64, तो 64 टू द पावर 1/3। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 64 का 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4 R0। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो R0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब इसके लिए फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R0 कितना है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 27 टू द पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर। तो ये शायद ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, ऑप्शन 2 है इसका, वो आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको दिमाग लगाना था, और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन लगभग इन्होंने गलत करके आएंगे, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन था एक तरह से माने तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक बंद गाउसीय पृष्ठ को जो r त्रिज्या की एक चक्ति और एक अर्धगोले से बना हुआ है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अर्धगोले की वक्राकार सतह से विद्युत क्षेत्र का निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब आप इसको समझना, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों ने क्या गलती की है, हाँ कई लोगों ने नहीं भी की होगी, मैं उसकी नहीं कह रहा, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से है। ठीक है, पूछा क्या है कि यहाँ से जो फ्लक्स है इस वक्राकार सतह से कितना निकलेगा। ठीक है, ये पूछा गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो एंगल दिया है ये 30 डिग्री है क्या, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 30 डिग्री है। ठीक है, कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये गिवन है इस तरह से। ठीक है, अब ये पूछा गया है फ्लक्स कितना होगा, तो आप लोगों ने क्या गलती करी होगी मैं बता देता हूँ। पहले तो आप देखिए कि फ्लक्स जब हम निकालते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E डॉट डी ए। क्या होता है E डॉट डी ए। अब आपके कहा E और A के बीच में एंगल है। अब आप सोचना कि जो फ्लक्स इसके अंदर एंटर होगा, समझ पा रहे मेरे बात को, जो फ्लक्स इसके अंदर एंटर होगा वही तो इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इससे एंटर अलग हो जाएगा इससे बाहर अलग निकल जाएगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर जाएगी उतनी फील्ड लाइन क्या होगी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यानी कि इससे फ्लक्स निकाल लो चाहे इससे निकाल लो एक ही बात है। ठीक है, इससे फ्लक्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है बजाय कि इससे। ठीक है, क्यों है वो बात समझिए मेरी। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि ये कर्व सरफेस है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 90, तो इसका मतलब है कि इसमें तो कोस 90 डिग्री हुआ तो उससे तो कुछ नहीं होगा वैसे तो। ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्लक्स होगा, ठीक है, कैसे होगा वो आप सॉरी 90 का, इससे 90 है ना, तो एरिया कितना होगा, एरिया इधर ही होगा इसका भी। ठीक है, तो एरिया जो है इस एरिया के दोनों एक दूसरे क्या पैरेलल है, तो इसका मतलब ई कोस थीटा हो जाएगा ना, सिंपली। ठीक है, क्या हो जाएगा ई, या तो ये एरिया आप निकाल लीजिए या फिर क्या करिए जो एंटर हो रहा है उसको निकाल लीजिए। तो एंटर का एरिया क्या है, एंटर का एरिया देखें तो ये वाला होगा। ठीक है, एंटर का एरिया क्या होगा, ये वाला जो बाहर की तरफ होगा, या फिर इसको ऐसे माने तो इसको अंदर की तरफ, यानी कि 0 डिग्री या 180 डिग्री वाला रहेगा, कोस दोनों में क्या हो जाएगा, एक में -1 रहेगा, लेकिन जो माइनस का मतलब क्या है, जो एंटर हो रहा है बाहर जा रहा है वो उससे अपन उसको ले लेंगे, बाहर जाने वाले को माइनस में, अंदर जाने वाले को प्लस के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकालना ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। तो क्या करूं, एंगल कितना है इस एरिया में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है मेरे पास 30 डिग्री का है। ठीक है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ई, और ये एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर ई जो आपके ऑप्शन में दिया होगा, बस ये प्लस आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, देखिए ये आ रहा कि नहीं आ रहा, सेकंड ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है इसके अंदर मेरे हिसाब से थर्ड आंसर, या फिर जो है कुछ लोगों ने पाई आर स्क्वायर E/2 लगाया होगा, √3/2 वाले को सबने पहले इन्वेंट कर दिया क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी सब हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन वही है। चलिए आगे देखिए, और या फिर किसी ने ऐसा दिमाग लगा लिया कि E डॉट डी ए होता है कोस थीटा कितना होता है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, E डॉट डी ए में कोस थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 कोस 30 का मान कौन सा था √3/2, तो वो देख लो वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन ये इसमें रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, ये बड़ा थोड़ा सा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कहाँ किया हुआ है,
ये मैंने पहले से थोड़े बहुत सॉल्यूशन करके रखे हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा मुझे करनी नहीं पड़े, मैं डायरेक्ट उसमें से लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ ये किया हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ रखा है, और ये क्वेश्चन जो है वो नेट के लेवल का क्वेश्चन है। मतलब ये मेरे हिसाब से जो है काफ़ी लोग मतलब कि जिन्होंने नेट की तैयारी की है वो भी इसमें थोड़ा बहुत गच्चा खा के होंगे कि कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो जो नेट की तैयारी में जब मैं आपको कराऊंगा तब मैं ये सब चीज़ें करवा दूंगा वैसे। ठीक है, लेकिन ये नेट का क्वेश्चन है, तो अगर गलत हो गया है काफ़ी लोगों के तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना, ये बहुत कम लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 0.1% लोगों ने ये सही किया होगा या फिर तुक्के से सही किया होगा। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी को आता नहीं है, आता होगा उसने आराम से किया होगा, लेकिन इसको करना कैसे वो आप देखिए। ये क्वेश्चन है कि आपको पोटेंशियल जो दे रखा है वो दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है एक आवर्ती दोलित्र Vx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर के लिए अनुमेय यानी कि जो एनर्जी स्टेट एनर्जी है वो कितनी है, En इक्वल टू n, ठीक है, हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, से दी जाती है। अब मान ले कि स्प्रिंग कांस्टेंट k को तनिक बढ़ा दिया जाता है। अब k जो है वो क्या हो गया आपके पास, नया जो k डैश आया है वो हल्का सा बढ़ गया, कितना हो गया, ये आपके पास k डैश हो गया। ठीक है, तब ऊर्जा के प्रथम कोटि संशोधन इस प्रकार दिया जाता है, यानी कि इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है एनर्जी में वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किस में आता है, तो आपको दिमाग में क्या लगाना कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आता है वो आता है किसमें, पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो पर्टर्बेशन थ्योरी में आता है तो पहले तो इसका आप करिए कि टोटल हैमिल्टोनियन क्या लिखते हैं। अगर टोटल हैमिल्टोनियन की बात करते हैं, टोटल हैमिल्टोनियन होता है मेरे पास ये हाफ kx स्क्वायर, ये किस केस में है, फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, अब यहाँ चेंज क्या हुई, मोमेंट ये जो है आपके पास ये तो चेंज हुआ नहीं, पार्टिकल क्या हुआ, पोटेंशियल चेंज हुई। तो जो आपको नई पोटेंशियल एनर्जी मिली, ठीक है, Vx, वो क्या मिल गई, वो मिल गई हाफ, अच्छा k के साथ में क्या आ रहा है, ये आ रहा ना, k डैश है ना, तो 1 प्लस एप्सिलॉन k और एक्स स्क्वायर। तो ये दो से मिलके बनी हुई है, किससे, एक तो आपका ओरिजिनल जो है उससे हाफ kx स्क्वायर प्लस, ठीक है, अगला क्या हो जाएगा हाफ ये इसके, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी करेक्शन किसमें मिलता है, ओमेगा एच कट में, तो इस फॉर्मूले को पूरा ओमेगा एच कट में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, के की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है ना, एच कट ओमेगा स्क्वायर ये मिल जाएगा, फिर हाफ एप्सिलॉन, ठीक है, एम नहीं लिखा क्या मैंने, सॉरी एम फिर एम ओमेगा स्क्वायर, एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो पर्टर्बेशन वाला पार्ट है वो कौन सा आपका, ये पर्टर्बेशन वाला पार्ट है, यानी कि जो पर्टर्ब हमने किया, जो करेक्शन हमने किया वो ये किया। तो इस करेक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू तो क्या होगी, इसकी वजह से एनर्जी ही हो जाएगी, करेक्शन की एनर्जी क्या होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करेक्शन की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ कर देता हूँ, चलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको ना एक बार, फिर आप देख लेना। करेक्शन की एनर्जी जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो एनर्जी करेक्शन जो है उसको हम W से, क्योंकि पर्टर्बेशन में क्या देते हैं उस करेक्शन को W से देते हैं, वो कितना आपके पास हाफ एम और क्या था एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये आपका पर्टर्ब जो है पोटेंशियल है वो आपका हो गया। ठीक है, अब एनर्जी करेक्शन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जो एनर्जी करेक्शन आप करते हो वो एनर्जी करेक्शन क्या करते हो, वो करते हो, अब ये कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो भी वैल्यू होती है उसे हम एन से डिनोट करते हैं ना, जो भी आपके वैल्यू क्या सॉरी उसको आइगन फंक्शन होते हैं उसे किससे, एन एम से इनसे डिनोट करते हैं, तो एन हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका पर्टर्ब पोटेंशियल है या हैमिल्टोनियन है वो, और उसके साथ में ये इस तरह से आपके पास वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एम भी लिखते हैं इसको, फिर बाद में यहाँ अपन लिख देते हैं कि जो वैल्यू है उसमें क्या होना चाहिए, समीशन करके लिखते हैं, फिर n इक्वल टू एम करते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ सिंगल स्टेट हमें n के लिए निकालना, तो मैं इसको सिर्फ इसे n की फॉर्म में नोट कर देता हूँ। w की वैल्यू कितनी है, n, w की वैल्यू हमारे पास ये रही, कितना है, हाफ m एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ गए, तो हाफ m ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर ये बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये। अब जिसको ये फाइंड आउट करना आता है, और ये मैंने फाइंड आउट करने से इनकी मैंने वैल्यूज दिखाई दी आपको डायरेक्टली कि जो अगर x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो वो 0 आती है, तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो क्या आती है ना, तो एक्स स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब मैं आपको ये पूरा सोल्व तो करके नहीं बताऊंगा कि 3-4 लाइनें होंगी, तो मैं डायरेक्टली इसमें लिखूंगा। करना क्या है, इसमें ऑपरेटर जो एक्स स्क्वायर है उसकी आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑपरेटर वहाँ लिखवाए होंगे, और इसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है, ये फाइनल वैल्यू जो आती है वो आती है इसमें कि ये तो चलेगा आपके पास हाफ एम। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, x की जो है वो वैल्यू रखोगे, जब x की वैल्यू रखोगे और x की वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो है वो क्या बनता है, वो आपके पास बनता है एच कट अपॉन एम ओमेगा एन प्लस हाफ, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है किसकी, एक्स स्क्वायर की
किसी स्टेट के लिए। तो वो जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एच कट अपॉन एम ओमेगा, ठीक है, एन प्लस हाफ। तो ये एम से एम कैंसिल, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एप्सिलॉन बाय 2 एन प्लस हाफ, और यह बनेगा एच कट ओमेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी करेक्शन आएगा फर्स्ट ऑर्डर, वो एनर्जी करेक्शन क्या आएगा, ये वाला, और ये आपके ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो आप देख लेना क्या ऑप्शन है इसका। जो एनर्जी करेक्शन आया है एनर्जी स्टेट के लिए, वो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है मेरे पास ये आ रहा है, थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है मेरे पास, यानी कि ये 1 ये एन लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, एनर्जी स्टेट के लिए। और फर्स्ट एनर्जी करेक्शन वो क्या आएगा आपके पास, एप्सिलॉन बाय 2 एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, वो आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो नेट के क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं उनके लिए बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। और बाकी तो खैर जिसकी जैसा है, तो इस क्वेश्चन की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यह मैक्सिमम लोगों ने जो है वो सही नहीं किया है, और जिन्होंने किया है लगभग उनका सिलेक्शन श्योर भी है, ये भी मान के चलिए। वो कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने किया है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया, बाकी मुझे लगता है कि बाकी क्वेश्चन तो वो कर ही लेंगे। आगे चलिए फिर, आगे है कि लाप्लास रूपांतरण करना है, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी वो वाली बात है नहीं। साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास होगा, तो सिंपल सा है, जब साइन आता है तो ए यहाँ आ जाता है, ये एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। जब साइन देता है हाइपरबोलिक नहीं तो यहाँ प्लस रहता है, हाइपरबोलिक में ये माइनस हो जाता है। बस इतनी सी बात है, ये तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। बीएससी में बहुत मतलब सिंपल सा फॉर्मूला मानते हैं इसको हम लोग, है ना। चलिए अगला है, एक पतले उभयोतल लेंस की सतहों की वक्रता तिर्य्याएं, ठीक है। कौन सा लेंस है, और इसको अब उभयोतल में समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, कौन सा, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है, डबल, अच्छा सॉरी डबल कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, एक ऐसा, और डबल कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ, फिर से अगला भी कैसा होगा, इस तरह से, है ना। सॉरी एक सेकंड, डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस होने का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से हो गया अपने पास। तो एक रेडियस क्या आएगी इसकी पॉजिटिव, और एक रेडियस क्या आएगी इसकी नेगेटिव आएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो अब क्या हो जाएगा इसके अंदर कि एक दे रखी है इसमें 25 सेंटीमीटर, तो जो R1 हम लेंगे, ठीक है, तो R1 कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर, R2 कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए कि ये हो गया। फोकस दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, फोकस दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लेंस का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये अपने को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनती है कि 1/f इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ऐसा, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने करवा रखा, बस इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर चेंज होगी, ठीक है, R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/f, ये बन जाएगा म्यू -1, यहाँ बन जाएगा -25, और ये बन जाएगा +20, सॉरी ये भी -25, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अगला, 1/f ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू, और अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है, तो ये 20 हमने रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/25, ठीक है, -2/25, इसको इस तरफ दे दीजिए, तो म्यू -1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जो आपके पास बनेगी ये हो जाएगी, इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, ये 4 टाइम, ठीक है, और ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो जाएगा 5/8, माइनस में 5/8 होने का मतलब कितना हो गया, 5/8 होने का मतलब हो गया कि ये मिलेगा आपको 0.62, लगभग 0.62 के आसपास है। अच्छा एक चीज़ और है, ये मैंने लेने में गलती कर ली थी, ये माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा ना, तो ये माइनस ये प्लस कर देना, नहीं ये तो फॉर्मूले में तो ये रहेगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस, ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगी देखिए, रेडियस लेने में गलती कर ली थी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि किया क्या है, क्योंकि म्यू जो है वो किसी भी पदार्थ के लिए 1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये अगर माइनस में आंसर आ जाए हम लोग 1 से कम जा रहा है, इसलिए मुझे पता चला कि भाई मैंने कुछ गलती करी है, तो माइनस लेने में गलती करी है, तो ये माइनस प्लस आप सही ले लेना। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपको वैल्यू किसमें मिलेगी, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, मिल गई। म्यू क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज तो 1 + 0.62 दैट इज 1.62 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन है वो 625 आ रहा है, तो वो आपके पास ऑप्शन रह जाएगा इसमें
आगे और सोल्व करोगे तो ये 5 ही आ जाएगा, ठीक है, 3 डिजिट जाओगे तो 5 ही आ जाएगा, तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो रहेगा ना। ठीक, तो थोड़ा बहुत जब आपके क्वेश्चन गलत आए ना सॉल्यूशन में, तो आप उसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। अब मैंने जैसे ही मान लीजिए मैंने नेगेटिव लेने की गलती करी छोटी सी, तो क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया कि क्योंकि म्यू का मान 1 से कम हो ही नहीं सकता, जो मिनिमम होता है एयर के लिए 1 होता है, उसके अलावा बाकी सबके लिए क्या होता है, कोई भी मीडियम है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन जब आपके क्वेश्चन जब आए ना तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली जिसका तल एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है से गुजरने वाला चुंबकीय फलन टी पर इस प्रकार निर्भर करता है। तो क्वेश्चन में गिवन है फाई आपको दिया है 5t + 7 मिली वेबर, है ना। तो मिली वेबर होने का मतलब क्या हुआ, इसको मिली वेबर लिख देते हैं, 10⁻³ में चल रहा है, ठीक है। के अनुरूप बदलता है t = 5 सेकंड पे प्रेरित धारा। तो t = 5 सेकंड पे आपको I जो है इंड्यूस वो फाइंड आउट करनी है। अब 5 से क्या I क्या होता है, I होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस गिवन है, R गिवन है, R कितना है 5 ओम गिवन है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें रिलेशन निकालने के लिए, तो करंट में रिलेशन निकालना रेजिस्टेंस से क्या होता है V = IR, ठीक है। तो यहाँ V की जगह क्या है, इंड्यूस EMF, इंड्यूस EMF क्या होगा E, वो क्या होता है d∅dt, में इसमें माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वो डायरेक्शन शो करता है, हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड पे जाना, तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो d∅dt करेंगे तो कितना हो जाएगा 6t² + 5, ठीक है, साथ में मिली में चल रहा है तो 10⁻³ वोल्ट। आगे चलिए करंट क्या हो जाएगा, तो E/R, तो करंट E/R होगा तो क्या होगा 6t² + 5 R कितना है 5 × 10⁻³ ये किस में आएगा एम्पियर में। अब t = कितने टाइम पे चाहिए 5 पे, तो t = क्या कर दीजिए इसमें 5 रख दीजिए, जैसे ही 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 5² 25 + 5/5 × 10⁻13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 150, ठीक है। 150 में 5 जोड़ देंगे तो 150 5/this × 10⁻, कितनी बार जाएगा 3 1 × 10⁻³ एम्पियर, तो क्या आ गया 31 मिली एम्पियर, ठीक है, 31 मिली एम्पियर। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 31 मिली एम्पियर कहाँ आता है, 31 मिली एम्पियर सेकेंड ऑप्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट है कौन सा सहकारी अधिगम है, अधिगम है, छोड़िए इसको, व्यवहारवादिता हो गया। हाँ अब ये देखिए ये क्वेश्चन है कि R त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला सिग्मा घनत्व के एक विलयन में नियत दर v से ऊपर उठता है। तो इसका मतलब क्या है, नियत दर v से होने का मतलब क्या है, ये क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, v क्या है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। इसको v लिखा तो मैंने, इसको v से नोट कर देते हैं, ठीक है। R त्रिज्या का है तो रेडियस कितनी है R हो गई। उसके बाद में वायु का बुलबुला सिग्मा घनत्व के द्रव, तो द्रव का घनत्व कितना है सिग्मा, और वायु का बुलबुला, इसका मतलब रो इक्वल टू कितना हो गया 1, भाई एयर है तो यहाँ पर रो बराबर 1 की जगह रो बराबर 0 लेना है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, बाकी लास्ट में आंसर वो है वो उसमें सही लिया गया है। G डिवाइडेड बाय 9, तो मैंने इधर लिख दिया, इसमें आता है V, है ना, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सॉरी नीटा, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं किसका टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। अब इसमें क्या है पूछा, क्या नीटा पूछा है, तो नीटा हम निकाल देंगे जो आपका शांता गुणांक है, तो शांता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा V इधर ले लीजिए 2/9 रो माइनस सिग्मा R²G/V, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, अब इसमें गिवन है कि वायु के लिए रो कितना होता है 1, तो 1 है तो इसका मतलब ये कि आपके पास क्या बन जाएगा सिंपली ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस क्योंकि भाई इसमें माइनस साइन लग जाएगा, माइनस का मतलब क्या है, तो इसमें वो इतना सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। वायु का बुलबुला ऊपर उठ रहा है क्योंकि घनत्व क्या है इसका कम है इसलिए, ठीक है। तो फॉर्मूले की अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2/9, ठीक है, सिग्मा R²G/V। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2/R² सिग्मा R²G/V, ये आएगा आपके पास थर्ड ऑप्शन, ठीक है। मेरे वाले में थर्ड ऑप्शन है, आपके जो भी है उसके अंदर आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने आपके इंपॉर्टेंट, अब देखना ना ये वाला अब मैं जो करवा रहा हूँ, ठीक है। पॉइजन ब्रैकेट जो है मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगवाया था, मैंने करवाया था सॉल्यूशन, मैंने कहा इससे आपको एक ना क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसका जो क्वेश्चन दिया ना इन्होंने, ठीक है, वो क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, ठीक है, लेकिन इसकी फॉर्म ऐसी बनाई गई थी कि दिखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो पता नहीं क्या आ गया, है ना।
आप इसको देखना क्वेश्चन को, और काफ़ी लोगों ने कि मतलब हवा ही नहीं लगी, होश ही नहीं उड़ेगी भाई क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि कंसेप्ट में समस्या थी। कंसेप्ट में समस्या नहीं तो कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि जब हम पॉइजन ब्रैकेट निकालते हैं, अब जैसे इसकी बात मैं करता हूँ, तो इसमें क्या आएगा इसका 1, ठीक है। अब ये पॉइजन ब्रैकेट कौन सा है? क्लासिकल मैकेनिक्स वाला है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम जाते हैं तो पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है? ये वाला, तो वो कितना होता है? h कट, ठीक है। बस यही इसमें चेंजेस है। ये कितना आएगा? 1 आएगा पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए, ये 1 आएगा। x का अगर आप y z किसी के साथ भी चले जाओ ऑलवेज क्या आएगा? 0, ठीक है। x का पी वाई वगैरह के साथ जाओगे या पी जेड वगैरह के साथ जाओगे क्या आएगा? 0, ठीक है। हो गया। सिर्फ x का किसके साथ? पी एक्स के साथ रहेगा। तो इसका मतलब आप देखो ये पूरी की पूरा एक पद है और ये अलग है पूरा पूरा, ठीक है। तो आप क्या देखो, इसका अगर इसके साथ प्लस माइनस करके आगे लिखोगे, इसका अगर इसके साथ लिखोगे तो क्या आएगा? क्योंकि देखो पी एक्स है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। इसके अंदर देखो एक तो वाई आ रहा है, एक क्या आ रहा है? पी वाई आ रहा है। तो वाई और पी वाई दोनों के साथ क्या होता है? 0, तो इसके साथ कोई वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी। यहाँ चले जाओ, एक्स के साथ क्या होगा? तो ये भी देख लो, एक्स के साथ ऑलवेज पॉइजन ब्रैकेट क्या आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब एक्स का एक्स के साथ 0, एक्स का वाई के साथ 0, तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप ही 0 हो गई। बचा क्या आपके पास? सिर्फ और सिर्फ पॉइजन ब्रैकेट बचा एक्स पी एक्स, ठीक है। अब ये कंसेप्ट जिसको पता था ना वो, बाकी जिसको नहीं था वो तो इसको देख के ही मतलब होश उड़ गए होंगे यार क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। करना क्या है, जब ये है तो इसको x इस तरफ आएगा बाहर, तो x पी एक्स प्लस ये मैंने करवाया था, ये क्या जाएगा उस तरफ, तो x। वैसे आपको इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑर्डर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑर्डर ध्यान रख के करते हैं ताकि एक जैसा ही रहेगा। ये कितना होगा? 0, ये कितना होगा? 1, तो आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? x। तो x आपका क्या है? इसका जो ऑप्शन रहेगा ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है। और x वाला ऑप्शन कौन सा है? x का ऑप्शन है आपके पास 4, तो मेरे वाले में कितना आ रहा है? 4 जो ऑप्शन है वो x आ रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? x आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आप देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है ना, और जो मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा कि भाई आपको वैल्यू वो मिल जाएगी, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने बताया उन क्वेश्चन कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है, ये फिर जो है वो नेट लेवल का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है थोड़ा सा। और वो क्वेश्चन क्या है कि आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए साई गिविंग है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए साई अवस्था में है जहाँ साई NLM में NLM क्रमशः मुख्य कक्षीय व चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, L कोणीय संवेग संकारक है, तो L स्क्वायर का औसत मान ज्ञात कीजिए। तो साई क्या है पहले आप देखिए, ये है 5/14 साई, ठीक है, माइनस 3/14 साई प्लस रूट में 3/7 साई 2 to 1, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। तो अब आप देखिए इसके अंदर निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी ये मैंने आपको लिखवाया था, ये आपको निकाला हुआ है, किसी भी L पे इसके ऊपर जो है साइन NLM अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? L+1 S का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है L स्क्वायर की NML पे लगाते हैं तो। लेकिन यहाँ क्या है, सिंगल अगर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या है, इन तीनों का क्या है, इन तीनों का मिक्सचर है, वो हमारी स्टेट है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो साई आपको दिया हुआ ये वाला साई जो है रिजल्टेंट, ये साई नॉर्मलाइज है कि नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइज है कि नहीं, तो नॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि अगर आपको ये फाइंड आउट करते हो तो ये क्या आना चाहिए? 1। अगर ये 1 है तो वो नॉर्मलाइज है, नहीं तो पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये नॉर्मलाइज था ऑलरेडी, ठीक है। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं होता तो जिन्होंने 10% ने या 5% ने सही किया वो और ज़्यादा उसमें गलत करते, ठीक है। ये नॉर्मलाइज है कैसे है कि अगर आपको नॉर्मलाइजेशन देखना तो इसका इस पर जब आप करोगे तो ये होगा 5/14 प्लस 3 ये और प्लस 3/7। जब आप इसको फाइंड आउट करते हैं फाइनली तो ये था 14, ये आता 5 + 3 + 6, ठीक है। ये कितना आएगा? ये आएगा 14/14, दैट इज 1। तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन करने की इसकी जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मलाइज नहीं होता, यहाँ पे 1 नहीं आता, तो जो भी वैल्यू आती है उसको रूट में लिख के फिर इससे पूरे को डिवाइड करते तो वो हमारा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता। अब ये नॉर्मलाइज है तो कोई समस्या इसमें है नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जो ए शो कर रहा है कि अगर नॉर्मलाइज है इसलिए क्या है, ये प्रोबेबिलिटी शो करेगा। तो कैसे करेगा आप देखिए, L स्क्वायर का मुझे निकालना है, ठीक है। तो L स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी वो क्या होगी 5/14। इसका स्क्वायर कर दो, एक का वो क्या आ जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी। तो 5/14 यहाँ से क्या मिलेगा, L कितना है 0, तो 0 0 + 1 और h का स्क्वायर। आगे चलिए, ऑलवेज प्लस रहेगा, माइनस उसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। ये कितना आ जाएगा 3/14 इंटू
ये कितना चलेगा, यहाँ कितना एल, एल कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 1 प्लस 1 एच कट स्क्वायर प्लस 3/7, यहाँ कितना एल इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 प्लस 1 एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 2 एच कट स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6/14 एच कट स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 इंटू 2 6 6 इंटू 3 हाँ सॉरी हो गया ना 3, हाँ 3 इंटू 2 6 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, तो 18/7 एच कट स्क्वायर। एलसीएम लोगों कितना आएगा 14, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 36 एच कट स्क्वायर, कितना आएगा 42 ये, ठीक है, तो 3 बार हो गया मेरे हिसाब से, हाँ, तो 3 एच कट स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर का, जो आपका ऑप्शन आ रहा है, मेरे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मेरे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत कम लोगों ने 10 से 5% लोगों ने लगभग सही किया होगा जो यहाँ बैठ रहे हैं एग्जाम में, बाकी लोगों को तो इसमें क्योंकि लेवल करा, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, आपको पता हो तो इनिशियल केस के अंदर ये तो मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला। ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, मैंने एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकाल के बताई थी, लंबा हुआ था वो सोल्यूशन, जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई थी ना आपको, तो उसके दूसरे या तीसरे वीडियो में आप देख लेना, मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना बताई थी, कैसे प्रोबेबिलिटी से आप उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोग इसमें गच्चा खा गए, तो वो ये था कि द मैक्सिमम, अच्छा हिंदी में पढ़ लेता हूँ, एक तप्त पिंड ए से उसमें विकिरण में अधिकतम ऊर्जा, ठीक है, एक पिंड है ए, इसमें से जो उसमें अधिकतम, अधिकतम कितनी है लैम्डा, मैक्सिमम 1 कह देता हूँ या ए कह देता हूँ, वो कितनी है इसके अंदर, वो है ये माइक्रोमीटर में। एक दूसरा पिंड है, उसमें क्या कह रखा है कि दूसरे तप्त पिंड बी में उसमें विकिरण में अधिकतम ऊर्जा, तो दूसरे के अंदर अधिकतम ऊर्जा जो है वो कितनी आ रही है, अधिकतम ऊर्जा की जो तरंग दैर्ध्य आ रही है वो आ रही है आपके पास बी, वो आ रही है 65 माइक्रोमीटर। अब पूछा है कि ताप ए के, यानी कि ए के ताप टी ए और बी के ताप टी बी में क्या रिलेशन होगा। अब आप इस चीज को समझिए, मैक्सिमम जब आपको लेमदा दी जाती है तो किसमें जाना, वीन के विस्थापन नियम, वो आपको दे रखा था, वो क्या था, टी लेमदा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट बी। ठीक है, क्या था, कांस्टेंट बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टी ए लेमदा एम ए इज इक्वल टू होगा टी बी लेमदा एम बी के। अब पूछा किसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन पूछा है, तो आप क्या करिए, टी ए अपॉन टी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेमदा एम बी अपॉन लेमदा एम ए, लेमदा एम बी यानी कि 65 अपॉन ये, क्योंकि वो सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 1/2, तो इसका मतलब टी ए अपॉन टी बी बराबर क्या आ गया 1/2, तो टी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2TA, ये आपका आंसर रहेगा। और ये आंसर जो है वो क्या है, मेरे ऑप्शन में आ रहा है, ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, टी बी इक्वल टू 2TA। और कुछ लोग जो है इसमें, क्योंकि 10 देखो 2 की पावर 10 समथिंग में कुछ फॉर्म में है टेम्परेचर में, तो आप लोग कहाँ चले गए, स्टीफन वाले नियम में। ठीक है, स्टीफन वाला नियम नहीं, जैसे मैक्सिमम की बात आती है लेमदा की, तो आपको किसमें जाना है, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, और मैंने आपको कहा भी था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 का क्या आएगा कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन दिया गया। ठीक है, तो पेपर बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं गया है, बस आपको याद नहीं रहा होगा, या फिर आपने टाइम कम दिया होगा, या मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा, तब ये गड़बड़ होगा। ठीक है, अब यह है, किसी द्विखंड डोरी में चल रही एक तरंग स्पंद संधि पर अंशतः परावर्तित और अंशतः पारगमित, यानी कि ट्रांसमिट और रिफ्लेक्टेड हो रही है। ठीक है, डोरी जो बंधी हुई है, क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश वाले जो भी है, आपतित तरंग की तुलना में परावर्तित तरंग आकृति में व्युत्क्रमित है। ठीक है, यानी कि प्रतिलोमित, यानी कि ये इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्टेड शेप इज कंपेयर टू द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड इन शेप एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वन। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, मान लीजिए एक वेव आ रही है इस तरह से, ठीक है, ये इंसिडेंट है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी हो गई कुछ E1 मान लीजिए, यहाँ से एक वेव जो है वो रिफ्लेक्टेड हो गई, और एक वेव क्या हो गई इसमें से, मान लीजिए ट्रांसमिटेड हो गई, जो इसमें ट्रांसमिट हो रही है। अब इसमें एक चीज़ क्या कही है, ये कहा गया है कि आपतित के लिए इसमें लेमदा गिवन है,
और जो आपके पास पारगमित यानी ट्रांसमिटेड है उसके क्या है, लेमदा डेज गिवन है। अब लेमदा का मतलब क्या, अल्टीमेटली एनर्जी पे होगा। भाई एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अगर मैं ई देखूँ तो वो होता है एच न्यू लेमदा, यानी कि एच सी अपॉन लेमदा। एच न्यू होती है, एच न्यू को इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, एच सी अपॉन लेमदा। तो एनर्जी जो है वो लेमदा के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से जितनी एनर्जी आ रही है इसकी इंसिडेंट, अब जो भी मान लीजिए यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुई तो कुछ एनर्जी इधर भी गई होगी और कुछ एनर्जी इधर भी गई होगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इससे कम होगी। इसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, इससे कम होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सिंपली जो अगर हम देखें तो ऑप्शन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेमदा वन इज ग्रेटर देन लेमदा, ठीक है। ये क्या रहेगा, लेमदा वन लेमदा डेस इज इक्वल, जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा, लेमदा हो जाएगा। ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है जिससे हम यूज करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन आया। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन भी बड़ा ये उससे रिलेटेड था कि जिसने फ्लिप फ्लॉप ढंग से पढ़े हैं एमएससी के टाइम में, चाहे वो कोई सा भी हो, है ना, कोई से फ्लिप फ्लॉप उसने ढंग से अगर पढ़े एक बार दिमाग से निकालने क्लॉक डायग्राम बना के, तो कोई समस्या उसके लिए होने वाली नहीं है। क्या लिखा है, नीचे दिए गए फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक निवेशी पर एक, तो क्लॉक निवेशी पर इसका मतलब क्या है, क्लॉक निवेशी होती है इस तरह की स्क्वायर वाली है। तो क्लॉक पे या तो क्या होगा, जो अप जा रही है उसके ऊपर उसका फ्लिप फ्लॉप में चेंजेस होंगे, या फिर डाउन में से किसी एक में चेंजेस होते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, डाउन वाला है या अप वाला है जिस पे चेंजेस होंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, अब जो ये फ्लिप फ्लॉप दे रखा है इसमें आउटपुट को वापस इनपुट में दे रखा है, ठीक है, आउटपुट को क्या दे रखा है, वापस इनपुट में दे रखा है। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंडीशन में मान लीजिए जे इनिशियल में 0 था, ठीक है, जे क्या था इनिशियल में 0, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा यानी कि आपके पास जे में कौन जा रहा है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस तरह से, ये जे है, ये के है, ये क्यू है, ये क्यू बार है, ठीक है, ये इस तरह से इसमें इनपुट हो रहा है और ये इस तरह से जो है इसमें इनपुट हो रहा है, ठीक है, ये क्लॉक हम यहाँ दे ही रहे हैं। तो इसका मतलब मान लीजिए इनिशियल में ये 0 था, ये कितना था, 1 था, ठीक है, किसी भी कंडीशन में जब आपने पहली क्लॉक दी, तो ये जब 0 से क्या होगा, तो जैसे ही 0 था, ठीक है, तो इसमें कौन सा इनपुट हो रहा है, जे में 1 इनपुट हो रहा है, जे में 1 इनपुट होते ही पहली क्लॉक पे क्या हो जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा, ठीक है। फिर अगली क्लॉक पे तो 1 पे चलेगा, तो ये किस पे हो गया, 1 पे हो गया, ये किस पे हो गया, 0 पे हो गया। जब ये 1 ये 0 हो गया तो क्लॉक में ये कितना आ गया, ये है ना, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो क्यू कितना होता है कि जे पे डिपेंड करता है ना, तो जे पे डिपेंड कर रहा है, जे कितना था आपके पास 1 चला गया ना इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन 1 चला गया तो ये कितना हो गया आपके पास 1, ये कितना होगा 0। अब अगली बार में क्या होगा, अगली बार में जे पे क्या जा रहा है 0, तो 0 होने का मतलब ये क्यू भी कितना आएगा 0, लेकिन कब होगा, इस वाली कंडीशन पे होगा, जब यहाँ पे होगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर जे यहाँ क्या होगा 1 होगा, फिर ये जे क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अब आप इसमें आप वो कनेक्शन करके देखिए, जब इसका यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, है ना, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ कह सकते हैं इसकी जो है हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि ये कितनी है 100 यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है कि ये जब 2 बार चेंजेस करता है तब इसमें 1 बार चेंजेस हुआ हो रहा ना, सेप देखे तो इसमें 2 बार इसने साइकिल कब कंप्लीट किया, यहाँ कंप्लीट किया, और इसने यहाँ से कितने 2 साइकिल कंप्लीट कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो गई, आधी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये 50 किलो हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सा आप देख के इसका आंसर निकाल सकते थे। तो जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं वो कर दिया होगा, बाकी तो जो है तुक्का लगा के आए होंगे, या फिर किसी के याद रह गया तो वो वाली बात भी है इसके अंदर, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे जब आपको ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाई थी, तब मैंने कहा भी था कि इसमें से जो है आपके पास मिलर जो सूचकांक वाला है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ये क्वेश्चन है कि एक घनीय जालक पर विचार करें, इसके लिए एक्स और वाई एक्सिस के समांतर तल होंगे, तो जहां समांतर तल होते हैं वहां मिलर सूचकांक क्या होते हैं 0 0, ठीक है, जहाँ समांतर सूचकांक वहाँ है वहाँ पर मिलर सूचकांक क्या होता है 0 0, और जो बचा हुआ कौन सा x है, तो क्या हो जाएगा इसका x 1 0 0 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब 1 0 0 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो 1 0 0 तीसरा ऑप्शन आ रहा है, जिसके एक कंसेप्ट क्लियर से वो आराम से इसको कर जाएगा, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर जो एक 5 बिट काउंटर का अधिकतम, अच्छा एक इसमें है ना ग्राफ का क्वेश्चन आया गया है इस तरह से, है ना, बीच में ये v और x में ग्राफ दे रखा है, ठीक है, v x में ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन के बारे में पूछा, इसमें मैक्सिमम लोगों ने a नियत कर दिया होगा, लेकिन a नियत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्यों नहीं है, अगर ये t में ग्राफ होता तो आप उसको a नियत कहते थे, लेकिन ये इसमें ग्राफ किस में है, x में ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन जब आप फाइंड आउट करोगे, सॉरी इसके अंदर मान लीजिए v की इक्वेशन बनाते तो क्या आता है mx प्लस c, ठीक है, और v का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, m मिलेगा ओनली, ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन रहेगी वो, और m क्या है, यहाँ से देखो m क्या होगा, dv अपॉन dx,
m क्या है, dv अपॉन dx है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, dv अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx, वो बात की बात है क्योंकि ये तो रहेगा, इसी ऑब्वियस सी बात है, dv अपॉन dx बन गया। अब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास इसमें देखें t में होता तो आप एक्सप्रेशन नियत कर देते, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसके ये अंदर हो रहा है कि x के साथ चेंज में v भी चेंज हो रहा है। अब ये चेंजेज कैसा है, लीनियर चेंजेस है, x के साथ v में क्या है, लीनियर चेंजेस, और वो क्या होता है, a बराबर होता है dv अपॉन, ये कांस्टेंट है तो v, और ये क्या हो जाता है, इसके साथ में कांस्टेंट आ जाएगा भाई। dv अपॉन dx क्या है, कांस्टेंट है जिसको मैं m लिख रहा हूँ, तो ये m है, ये तो चेंज नहीं हो रहा ना भाई, ये ऐसा होता तो क्या होता है, वो चेंज होता है, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, v चेंज हो रहा है, और v क्या है x के साथ में, v क्या है x के साथ में बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा भाई, a किस पे डिपेंड कर रहा है, a बढ़ रहा है v और m पे, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, इसके साथ बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, जो है वो बढ़ता हुआ रहेगा, तो इसके अंदर आ जाएगा x के साथ जो है वो रेखिक रूप से बढ़ेगा, रेखिक रूप से ये v भी कैसे बढ़ रहा है, रेखिक रूप में, तो a भी कैसे, जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसे बढ़ेगा, रेखिक रूप से बढ़ेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, जब मैंने आपको करवाया था एक्सेलरेशन का, तो मैंने कहा था इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखना, इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन इसमें आ जाएगा, मेरे हिसाब से जो है इसका ऑप्शन सेकंड रहेगा, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको करवाए थे, आपको अगर ढंग से देखोगे तो मैंने टी वाले ग्राफ तो सारे ही करवाए थे आपको, ठीक है। तो इसमें आप इसमें उस टी वाले ग्राफ से इसमें आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते थे। अगला है एक 5 बिट गणितीय काउंटर का अधिकतम द्विआधारी बाइनरी काउंटर निम्नलिखित दशमलव अंकों में से किसके तुल्य होगा, ठीक है। अब इंग्लिश में बड़ा समझ में आता है इसको ढंग से, तो इंग्लिश में ये है कि द मैक्सिमम बाइनरी काउंट ऑफ ए 5 बिट काउंटर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। 5 बिट काउंटर है तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या नाप सकता है, 1 1 1 और 1, क्या नाप सकता है, 1 1 1 और 1। कुछ नहीं करना, आप इसको सिर्फ किस में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या फॉर्मूले से कर लो, ये वाले दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये वाला, तो इससे क्या बन जाएगा आपको 32 माइनस 1 दैट इज 31 आंसर हो जाएगा। या इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर 1, तो 2 2 टू द पावर ये 4, फिर प्लस 8 और प्लस 16, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो ना, ये तो आप वो लिखने की जरूरत है क्या, 2 की पावर 0 2 की पावर मल्टीप्लाई में ऐसे करके वो सब ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना होगा, 16 8 24 24 8 28 28 और 2 30 1 31, तो आंसर कितना आएगा, कितना मैक्सिमम काउंट कर सकते हो, 31 काउंट कर सकते हो, ये आपका आंसर रहेगा। और ये 31 वाला ऑप्शन जो है आपके पास, दूसरा ऑप्शन 31 का वो आंसर हो जाएगा।